हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 11th के बिहार से भी इम्पोर्टेंट है और 12th के बिहार से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसमें अपन बहुत सारी बातें करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें ग्राफ के बारे में, जितने भी ग्राफ वगैरह होते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इसको कॉन्शियस होकर पढ़ना, ये अपने आगे तक काम आएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। फंक्शन जो है वो एक कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस देखो एक तरीके से अपन ने जैसे सेट से ही शुरू कर दिया वैसे, क्योंकि सेट्स का रिलेशन का इन्हीं का यूज है, मतलब यूज इन द सेंस इनके टर्म्स वगैरह जो होंगे वो फंक्शन में यूज में होंगे। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी कि हर एक रिलेशन तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर टाइप की कुछ कंडीशन अगर मैं डाल दूँ तो उसको फंक्शन बोल सकते हैं। अब वो पर्टिकुलर या स्पेशल कंडीशन क्या रही होगी। देखो रिलेशन में तो अपन ने क्या देखा था, जैसे एक सेट ए है एक सेट बी है, तो अपन ने क्या किया था, एक क्रॉस बी निकाला। तो कोई भी रिलेशन जो होगा वो ए से बी में अगर डिफाइन होगा तो वो सबसेट हुआ करता था ए क्रॉस बी का। रिलेशन में तो अपन ने ये बोला था कि कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट कर सकता है, वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, मैंने वहाँ पे भी ये बात करी थी। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, अपन कुछ पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन डाल देंगे। अब वो पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन ये होगी कि जो ए से बी में अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के ओनली वन एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। हर एक एलिमेंट, पहली बात तो ये है कि ए जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। ये हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखो जैसे मैं इसको अगर मैपिंग से समझाना चाहूँ तो जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं भैया फंक्शन, जैसे मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसमें मान लेता हूँ 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे एलिमेंट है। तो ए से बी में अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो इसमें देखो इसका जो ए है यहाँ से इसमें डिफाइन हो रहा है, इसको तो अपन आगे जाके बोलेंगे डोमेन और इसको आगे जाके बोलेंगे अपन कोडोमेन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया और ये इससे रिलेट कर गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इसके अंदर कि वन जो है वो ए से भी रिलेट कर जाए और वन बी से भी रिलेट कर जाए। इसको अपन जैसे वन जो है वो अगर ए से रिलेट कर रहा है तो ए को अपन बोलेंगे वन का इमेज बोलेंगे, और जो वन होगा वो ए के लिए प्री इमेज बोलेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें फंक्शन की डेफिनेशन देखो, रिलेशन में तो क्या हो सकता था, वन ए से वन बी से किसी से भी रिलेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो बी के सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। ये हो जाएगा फंक्शन का डेफिनेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि ए के दो एलिमेंट जो है वो एक बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, या 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, या मैं कहूँगी कि सारे के सारे एलिमेंट इससे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इधर का जो एक एलिमेंट होगा वो इधर के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकता है, इधर का एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो फंक्शन जो होगा, जैसे मान लो ए से बी के बीच में अगर कोई फंक्शन होगा तो फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, एज सच दैट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा अपन इसको पढ़ सकते। फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन मैंने बता दिया, तो देखो क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, यानी कि उसके अंदर अपन एक स्पेशल टाइप की कंडीशन डाल देंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। अब वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है, फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी with the property that for every element of small a belongs to a। ये जो एलिमेंट है a वो a सेट से बिलोंग कर रहा है, there exist one and only one element b belongs to b such that a comma b belongs to f। ये क्या हो गया, एक तरीके से एलिमेंट हो गया किसका, फंक्शन का। जैसे अपन क्या लिखते थे, a क्रॉस b में एक एलिमेंट होता था ऐसा, तो ये एक एलिमेंट हो गया। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, एलिमेंट है वो बी सेट से
बिलोंग कर रहा है। अब देखो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने पास फंक्शन होगा उसमें स्पेशल टाइप का कंडीशन क्या डाल दिया अपन ने कंडीशन ये डाल दिया कि भैया ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो बी सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से बिलोंग कर सकता है या फिर रिलेट कर सकता है। अगला क्या है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक कोई फंक्शन है ए से बी में और ए बी बिलोंग्स टू एफ, भाई ये एक एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, फंक्शन से, देन एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, भाई फंक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे और इसके इक्वल में कुछ ना कुछ दे रखा होगा अपन को, तो जब मैं एक्स का वैल्यू कुछ पुट करूंगा तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक्स की जगह मैंने ए पुट किया तो एक वैल्यू आया बी, तो इसको अपन लिखेंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू बी वेर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। अपन ने पहले बताया कि जो बी होगा वो क्या होगा, इमेज होगा, यानी कि कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे जो जो ए के एलिमेंट से रिलेट करेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, और ए सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको अपन प्री इमेज बोलेंगे। कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ and A is called the pre-image of B under F. And function F from set A to set B is denoted by F such that A to B, यानी कि कोई फंक्शन अगर A से B में डिफाइन होगा तो अपन उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा मैपिंग से समझ लेते हैं। अब देखो एक आधा क्वेश्चन अपन इस बेस पे भी करेंगे कि हाँ किस किस टाइप का जो रिलेशन हो सकता है वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन में अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, यानी कि कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला एलिमेंट रिपीट हो जाए। जैसे मान लो कि ये दे रखा अपन को किसी फंक्शन के अंदर 1 2 दे दिया, 1 3 दे दिया, 2 3 दे दिया, ऐसा कुछ, यानी कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट क्यों नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि 1 देखो 2 से भी रिलेट कर गया और 1 3 से भी रिलेट कर गया, तो ये जो है वो फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि हर एक फंक्शन जो होगा वो एक रिलेशन तो होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर अपन को इस फॉर्म में भी दे रखा है तो अपन एक इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, यानी कि वो सिर्फ एक रिलेशन बन के रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मैपिंग से समझाने की मैपिंग से देखते हैं भैया कि कौन कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है, ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है एफ। ठीक है, अब ये एफ नहीं बोलेंगे अपन क्योंकि हो सकता है कि वो फंक्शन हो या ना हो। तो जैसे मान लिया मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी और सी, इधर 1 2 3 और 4, सपोज ऐसे रिलेट कर रहा है, ए इससे रिलेट कर गया, इससे रिलेट कर गया, बी 3 से रिलेट कर गया और सी 4 से रिलेट कर गया। दूसरा केस, पहले अपन केस बना लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। एक केस ऐसा हो सकता है भाई, ए बी सी ले लिया 1 2 3 4, ये इससे रिलेट कर गया, ये इससे रिलेट कर गया और ये इससे रिलेट कर गया। तीसरा केस ले लेता हूँ मैं, ए से बी में, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ये इससे रिलेट कर जाएगा, ये इससे रिलेट कर गया और ये 5 से रिलेट कर गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सेट ए से सेट बी में, ये ए बी सी 1 2 3 4, ऐसा। देखो अब अपन देख लेते हैं कि हाँ भाई कौन सा रिलेशन फंक्शन, भाई ये एक तरीके से मैपिंग दे रखा है। अपन ने रिलेशन में पढ़ा था कि मैपिंग क्या होता है, अपन ऐसे किसी भी रिलेशन को मैपिंग से समझा सकते हैं और किसी फंक्शन को भी, लेकिन अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं
कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो दिमाग में फंक्शन की एक ही डेफिनेशन रखनी है अपन को कि एक तो ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, दूसरी बात ये कि जो एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं वो सिर्फ बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहला केस देख लो अपने, पहले केस में देखो ए वन से रिलेट कर रहा है बी और ए टू से भी रिलेट कर रहा है, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये डेफिनेशन तो आ रही है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ए जो एलिमेंट है वो वन से भी रिलेट कर रहा है और टू से भी रिलेट कर रहा है, यानी कि ये हो रहा है यहाँ पे ए वन भी हो रहा है और ए टू भी हो रहा है। अगर अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें इस फंक्शन को, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं भाई, ए वन हो गया, ए टू हो गया, बी थ्री एंड सी फोर, ये फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन हो या ना हो, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सेट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अगर पहला एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। और अपन ने बोला भी कि भाई एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। और फंक्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे अपन इसको, सिर्फ इसको रिलेशन बोलेंगे। जैसे अपन बोलते थे कि एक कलेक्शन हुआ करता था और एक सेट हुआ करता था, तो उसमें भी अपन ने यही बोला था कि हर एक कलेक्शन सेट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें अपन ने वेल डिफाइंड वाली बात करी थी कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ही वो क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, तो अब देखो सेकंड एग्जांपल, इसमें देखो ए वन से रिलेट कर रहा है, बी टू से रिलेट कर रहा है, सी थ्री से रिलेट कर रहा है। पहली बात तो ए के सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये हो गई कि यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। इसको भी अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए वन बी टू सी थ्री ऐसा। अब देखो बी में एलिमेंट छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपन को, बी के एलिमेंट भले कितने भी छूटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए अपने पास में। ठीक है, थर्ड देखो ए वन से रिलेट कर रहा है, बी थ्री से रिलेट कर रहा है, सी फाइव से रिलेट कर रहा है, लेकिन इधर देखो ए बी सी तो रिलेट कर रहे हैं यूनिक एलिमेंट से, लेकिन यहाँ पे ये डी एलिमेंट छूट गया, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। और उसका रीज़न पता ही है तुम्हें भाई, इसके सारे के सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए। इसमें देखो ए वन से, बी टू से, सी थ्री से, ए वन से, बी वन से, और सी थ्री से, और डी फोर से। अब देखो यहाँ पे टू एलिमेंट छूट रहा है, लेकिन अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूट रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए का इमेज भी वन है, बी का इमेज भी वन है, तो अपन ने बोला कि दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद में सी थ्री से और डी फोर से रिलेट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। फिर मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि फंक्शन की डेफिनेशन में अपन को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन है, तो जिस सेट से डिफाइन है उसके सारे के सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए, और बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। अपन को फंक्शन की डेफिनेशन में याद रखना। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि हाँ भाई कोई रिलेशन दे देगा इस टाइप का और पूछ लेगा। अब वो जरूरी नहीं कि वो मैपिंग में भी दे सकता है, अगर मैपिंग में देगा तो भी अपन को फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। और अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो अपन को ये देख लेना है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट रिपीट होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ एक रिलेशन होगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। इनके बारे में बताना कि ये रिलेशन है तो ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखो चेक कर लेते हैं अपन चेक करना सीख ही चुके हैं। आर दे रखा 4 1 5 1 6 7। अपन ने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, यानी कि दो अलग अलग, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकता है। तो देखो इसके अंदर भाई 4 1 से रिलेट कर रहा है, 5 1 से, 6 7 से, तो 4 का इमेज 1 है और 5 का इमेज भी 1 है, तो दो अलग अलग एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये रिपीटेशन हो नहीं रहा। अपन को देखो सेट डिफाइन कर नहीं रखा कि जहाँ से मैं बताऊँ कि हाँ ए सेट का भाई पूरे के पूरे से एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस फॉर्म में दे रखा। तो इसमें अपन ये ध्यान में रखेंगे सिर्फ कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए।
तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। और इसका रीजन क्या रहा होगा, उसका रीजन ये है कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। ठीक है, देखो इसके अंदर सेकंड 2 3 2 5 3 3 6 6, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो चुका है, 2 का इमेज भी 3 है और 2 का इमेज भी 5 है। एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। रीजन समझ में आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट के दो इमेज आ रहा है और वो पॉसिबल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट देखो रिपीट नहीं हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस फॉर्म में दे रखा होगा तो अपन ऐसा कर सकते हैं। अब सपोज करो कि अगर इस रोस्टर फॉर्म में अपन को नहीं दे रखा है, कुछ इस टाइप में दे रखा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद में चेक कर लेंगे आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन, किन किन को अपन फंक्शन बोल सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो एक्स क्यूब दे रखा है अपन, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ से यहाँ पर डिफाइन है एक तरीके से, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इसका हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए ना वो इसके एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसके अंदर -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा कि जब -1 पुट करूँगा तो इसका ये क्या वैल्यू आएगा, इसका -1 ही आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, फिर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो इसका 1 आ जाएगा। ये लो, अब देखते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अपन बोलते हैं कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए वो यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। आगे चल के बोलेंगे, इसको डोमेन बोलेंगे और इसको कोडोमेन बोलेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला एलिमेंट -1 0 1 कोई सा रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये केस देखो -1 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट इससे बिलोंग करना चाहिए। जैसे इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो बी से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन अपने कोडोमेन में -1 है ही नहीं, -1 नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ से आ गया, ये फंक्शन होगा ही नहीं। फिर देख लो इसके अंदर ये 0 0 सही है, ये 1 1 भी सही है, लेकिन इस एलिमेंट की वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना कि भैया ये जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ना वो किससे रिलेट करना चाहिए, वो अपन को देखना पड़ेगा कि कोडोमेन में है कि नहीं है। इसमें देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ±√(x), इसका अगर अपन बनाए रोस्टर फॉर्म तो जब 0 में पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ±0 मतलब 0। फिर जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1। फिर जब मैं 4 पुट करूँगा तो 4 का अंडर रूट, ये देखो अंडर रूट तो 2 आएगा इसका, लेकिन प्लस माइनस बाहर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक आएगा 4 2 और एक आएगा 4 -2। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या, तो पहला एलिमेंट देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, कौन कौन सा, एक तो 1 रिपीट हो रहा है, 1 का इमेज -1 भी और 1 भी है, 4 का इमेज 2 भी और 4 का इमेज -2 भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है यहाँ पे और एक से ज़्यादा इमेज हो नहीं सकती, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगला देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √(x), अब देखो इन दोनों केस में ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं है। अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में कि जो रूट का जो साइन होता है ना वो अपन पॉजिटिव लेके चलते हैं। जैसे इनइक्वालिटी में अपन ने बात करी थी, तो फंक्शन में भी यही बात होगी। मैंने पहले भी बताया कि जैसे मान लो कहीं पे अगर √16 लिखा हुआ है तो √16 का मतलब सिर्फ 4 होगा, कभी भी ±4 नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर अपन को ऐसा लिखा हुआ है x² = 16 और फिर अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो फिर ये आएगा +-4। ये जो साइन आता है ना प्लस माइनस, वो आता है स्क्वायर रूट का साइन आता है वो। लेकिन यहाँ पे तो अपन ने स्क्वायर रूट लिए ही नहीं ना भाई, 2 साइड नहीं है इसमें, तो क्या लिया है मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, इस वजह से ये +-4 है। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ अपन को इतना सा लिखा हुआ है तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमेशा +4 ही आएगा। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि अगर 2 बात आ गई इसके अंदर तो फिर वो फंक्शन
बनेगा ही नहीं। अपन आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इनका। तो यहाँ पे देखो भाई, जब मैं 0 पुट करूँगा तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, जब 1 पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा, जब 4 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे देखो 0, 1 और 2 सेकेंड एलिमेंट 0, 1 और 2 यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। फिर ऐसा इसके अंदर अगर बनाए अपन तो 0 पे भी ये 0 बन जाएगा, 1 पे ये -1 बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस दे रखा है, और 4 पे ये बन जाएगा -2। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं हो रहा है, और 0, -1, -2, 0, -1, -2 ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। तो अगर रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो अपन डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि भाई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, और अगर अपन को सेट भी दे रखा है तो अपन को ये और चेक कर लेना है कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी से बिलोंग करना चाहिए, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, और ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। और अगर इस फॉर्म में अपन को दे रखा है तो पहले अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसमें चेक कर लेंगे कि भाई कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी सेट से या फिर कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। बात करते हैं अपन क्वेश्चन है भाई अपना, रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम अल्फा बीटा टू 1 2। ये एक सेट दे रखा है, यहाँ से यहाँ में अपने पास में किस किस टाइप के फंक्शन बन सकते हैं। तो मैं इसको मैपिंग से समझाता हूँ। देखो एक तो ऐसा हो सकता है कि ये अल्फा बीटा है और ये 1 2 है। ऐसा हो सकता है कि अल्फा 1 से रिलेट कर जाए और बीटा भी 1 से रिलेट कर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अल्फा बीटा 1 2। फिर ऐसा हो सकता है कि अल्फा जो है वो 2 से बिलोंग कर जाए और बीटा भी क्या कर जाए, 2 से बिलोंग कर जाए। ऐसा हो सकता है ये अल्फा बीटा 1 2 अल्फा 1 से बिलोंग कर जाए और बीटा 2 से बिलोंग कर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अल्फा बीटा 1 2 अल्फा 2 से बिलोंग कर जाए और बीटा जो है वो 1 से रिलेट कर जाए। ऐसा हो सकता है। इसको अब अपन क्या रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो क्वेश्चन अपन से यही पूछा है, तो किस किस टाइप से अपन इसको फंक्शन बना सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। इनके अलावा अपन और कोई फंक्शन नहीं बना सकते। अगर इसके अंदर और कोई फंक्शन बनाएंगे तो फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक रिलेशन। भाई तुम कहोगे नहीं अल्फा को 1 से भी रिलेट कर दो और अल्फा को 2 से भी रिलेट कर दो, तो फिर वो तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट के 2 इमेज हो जाएंगे, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अपन ये अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, इसमें पहला तरीका पढ़ लेते हैं अपन। पहला है फॉर्मूला बेस्ड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। देखो इनका क्या मतलब है। जैसे मान लो कि एक तरीका तो ये हो सकता है, कोई फंक्शन दे रखा है अपन को f of x = x3, कहाँ से, r से r में डिफाइन कर रखा है। एक कोई फंक्शन है f x3, वो r से r में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, या फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है, इसको तो बोलेंगे अपन यूनिफॉर्मली, इसको तो बोलेंगे अपन यूनिफॉर्मली डिफाइंड। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां पे इनइक्वालिटी बन जाएगा, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो f of x ऐसा दे रखा है अपन को, ये x दे दिया -1 से 4 के बीच में, और ये दे दिया सपोज करो x² 4 से 7 के बीच। ऐसा कुछ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यह अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, और अगर एक ही फिक्स इंटरवल में अगर ऐसा डिफाइन दे रखा होगा तो वो यूनिफॉर्मली डिफाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन। और भी कुछ हो सकता है, जैसे मान लो f of x दे दिया अपन को, x + 3 दे दिया 0 से 1 के बीच में, और 4x - 6 दे दिया सपोज, जैसे 1 से
5 के बीच। अब वो कैसा भी हो सकता है, कहीं पे इनइक्वालिटी लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा इनइक्वालिटी फॉर्म में दे देगा तो उसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। और अगर ऐसा कोई इधर रखा होगा तो उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल तरीके से अपन कैसे देख सकते हैं, देखो कोई भी अगर ग्राफ अपन को दे रखा है तो वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये अपन कैसे चेक कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर कोई भी अपन को ग्राफ दे रखा है तो जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है तो वो हो जाएगा फंक्शन, और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। कोई भी ग्राफ दे रखा होगा जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा, और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन होगा। तो देखो, if a vertical line cut a graph more than 1 point, it cannot be a graph of function। तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, और इसका जस्ट अपोजिट अगर एक पॉइंट पर कट कर जाएगा तो वो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा लिया और एक ग्राफ ऐसा ले लिया। अब देखो इस पे अगर एक वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। यहाँ मान लो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा वर्टिकल लाइन। इधर ड्रॉ करने से मतलब नहीं, जहाँ ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ की बात कर रहे हैं पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक इस पॉइंट पर कट कर जाएगा और एक इस पॉइंट पर कट कर जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा यहाँ। उसका रीज़न सिंपल सा है, जैसे मान लो ये कोई भी एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो जैसे मान लिया मैंने कि ये x1 पॉइंट है तो ये x1 से रिलेटेड क्या आ रहा है, y1। जब मैं x1 पुट करूँगा तो सिर्फ y1 आएगा, यानी कि एक वैल्यू पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी इसकी। लेकिन इसमें देखो अगर ये x1 है तो ये आ जाएगा अपने पास में y1 इधर और ये आ जाएगा y2, यानी कि x1 के दो इमेज आ जाएंगे यहाँ पे, x1 का इमेज y1 भी आ जाएगा और x1 का इमेज y2 भी आ जाएगा। डेफिनेशन वही है, वहीं से निकाला गया है। तो अपन ने बोला कि एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब कैसा भी हो सकता है ग्राफ, सपोज करो कि ऐसा हो जाएगा अपने पास में, ऐसा कुछ भी हो जाए। अगर इस फंक्शन को भी तुम अगर वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कोई, अब अगर तुम इसमें ये ड्रॉ करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो वर्टिकल लाइन देखो इसको कट कर रही है भाई, इस पॉइंट पे कट कर जाएगी, यहाँ पे कट कर जाएगी, यहाँ पे, तो चार अलग अलग पॉइंट पे कट कर जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो अगर ग्राफिकली अपन को चेक करना, सिंपल सा फंडा है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन, और एक से ज़्यादा पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। मैंने पहले भी बोला कि हर एक जो फंक्शन है वो एक रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं इस बात को कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी फंक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। बात करते हैं अपन आगे
डोमेन कोडोमेन। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपना डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अपन आगे जब भी ग्राफिकल तरीके से भी या फिर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो भी उसमें हर एक फंक्शन के डोमेन रेंज कोडोमेन की बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपना डोमेन कोडोमेन या रेंज, तो डोमेन रेंज की बातें जो है वो अपन 12 तक चलती रहेगी। हर एक फंक्शन की जब भी बात आएगी तो उसका कुछ ना कुछ डोमेन रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका रेंज रहा होगा। तो जैसे मान लेता हूँ कि एक कोई फंक्शन है वो ए से बी में डिफाइंड है, एक कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। तो पहली बात कर लेते हैं अपन किसकी, डोमेन की। देखो जो ए होगा, ए पूरा का पूरा जो सेट होगा वो डोमेन को बताएगा, बी जो सेट होगा वो कोडोमेन को बताएगा, और ए के जो जो एलिमेंट बी के जिन जिन एलिमेंट से रिलेट करेगा, ए के एलिमेंट बी के जिन जिन एलिमेंट से बिलोंग करेगा, यानी कि ए के एलिमेंट्स की जो जो इमेज होगी उनका जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे अपन रेंज। तो यहाँ हो जाएगा द सेट ए is known as domain of function। दूसरी बात कोडोमेन, कोडोमेन अपन ने बोल ही दिया कि बी सेट, तो द सेट बी is known as कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और तीसरा रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ एफ इमेजेस, द सेट ऑफ एफ इमेजेस is known as range of फंक्शन। अब देखो ये तो जब अपन को ऐसा सेट वगैरह दे रखा है तब की बात हो गई। अब अगर अपन को सेट नहीं दे के सिर्फ अपन को क्या पूछे, डोमेन और रेंज की बात करें, तो अपन कैसे पता करेंगे। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे रखा होगा, तो एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा हो वो हो जाएगा इसका डोमेन। एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा हो। अब डिफाइन का मतलब क्या है, डिफाइन का मतलब ये है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, भैया एक रियल नंबर नहीं बनेगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, यहाँ पे मान लो कुछ भी दे रखा है और डिनोमिनेटर में अगर 0 बन जाए तो भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता ना, ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। और तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई चीज़ जो है, कोई वैल्यू मैं पुट करूं और वो बात इन्फिनिटी बन जाए। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे भी तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी और भी तरीके से बन सकती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे लोग में अगर कुछ वैल्यू लोग फंक्शन में पढ़ेंगे अपन आगे, जैसे tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो वो टाइप की भी चीज़ें नहीं बननी चाहिए। तो ये 3 बातों का अपन को ध्यान में रखना है। डिफाइन, किसी भी फंक्शन के डिफाइन होने के लिए अपन को ये ध्यान में रखना है कि रूट में जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि रूट की कहानी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए। 0 हो सकता है, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। और दूसरा ये होगा कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उस वैल्यू को अपन वहाँ से हटा देंगे, यानी कि रियल नंबर में से वहाँ से हटा देंगे अपन, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से अपने पास में ये डोमेन आ जाएगा, या जो भी अपन को डिफाइन करना होगा वो आ जाएगा। और अगर इन्फिनिटी जहाँ पे वो बन रहा है तो उन चीज़ों को अपन वहाँ से हटा देंगे। हटाने का मतलब है जैसे मान लो कि कहीं पे ये बन रहा है, सपोज करो ये 1/x-1 दे रखा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होने पे ये 0, तो मैं इसको ऐसा लिख देंगे r-, उसको रियल नंबर में से अपन माइनस कर देंगे। जरूर नहीं वो रियल नंबर में से वो कोई भी सेट हो सकता है, उसमें से अपन क्या कर देंगे -1, यानी कि जहाँ पे वो अनडिफाइंड हो रहा है वो चीज़ें हटा देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन को अपन को डिफाइन करना, और जब फंक्शन डिफाइन होगा तभी उसका डोमेन डिफाइन होगा और रेंज डिफाइन होगा। तो डोमेन के लिए अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जब अपन रेंज निकालेंगे
तब भी अपन को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये चीज़ें तो यूँ मान लो कि किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए ये ज़रूरी है, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए और बातें इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ये 3 बातें तो यूँ मान लो तुम्हारे मानस पटल पे अच्छे से छप जानी चाहिए। ये बार बार काम में आएगी और ये फंक्शन में तो बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन रेंज निकालेंगे। अब रेंज जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करेगा भाई, यहाँ से आएगा, क्योंकि एलिमेंट कहाँ से बिलोंग, इसके कहाँ से रिलेट करेंगे, यहीं से रिलेट करेंगे, जो भी एलिमेंट रिलेट करेंगे। तो जो रेंज होगा वो कोडोमेन से ही आएगा। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। भाई सारे के सारे इसके एलिमेंट रिलेट हो गए तो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा। और अपन ने बोला कि इसमें से एलिमेंट छूट भी सकते हैं, तो कुछ कुछ एलिमेंट जरूरी है कि भाई रिलेट कर सकते हैं। तो जो जो एलिमेंट रिलेट करेंगे वो कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, और यहीं से आएंगे इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, बात करते हैं अपन। तो ये जो बात है अभी अपन ने बताया वो नोट कर लो एक बार। द डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफाइन होगा वो मैंने तुमको बता दिया। तो उन x की वैल्यूज़ को, उन रियल नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन द इंटरवल फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, इसको लिखो मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन गिव्स द रेंज। देखो इसका क्या ही मतलब है, इसका मतलब ये हो गया जैसे मान लो ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो रहा है, सपोज करो कैसे भी डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये मान लेता हूँ x इक्वल टू ए है और यहाँ पे ये x इक्वल टू बी है। यहाँ पे ये मान लेता हूँ ये x1 मान लेता हूँ और ये x2 मान लेता हूँ। ये y1 आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा y2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y1 से लेके y2 तक जा रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा फंक्शन का वो y1 होगा और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो y2 होगा। अब दोनों इंक्लूडेड है तो मैं ऐसा बोल दूंगा ये क्लोज इंटरवल y1 टू y2। ये कहना चाह रहा है कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब हो रहा है कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक का मतलब अभी फंक्शन अपन आराम से पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये फंक्शन ये गया और फिर यहाँ से आके ये ऐसा आ गया, तो ये इस वैल्यू पे ब्रेक हो गया ऐसा कुछ। तो कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं कि उसका मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक का जो अपने पास इंटरवल बनेगा उसको अपन रेंज बोल देंगे। ठीक है, और कैसे कैसे फाइंड करेंगे वो भी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये अपन बात कर ही चुके हैं कि रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन से ही बिलोंग करेगा, तो उसके इक्वल हो सकता है या उसका सबसेट हो सकता है। तो अपन बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की कि किसी फंक्शन का अपन डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और जब फंक्शन चलता रहेगा पूरे फंक्शन में अपन डोमेन रेंज की बातें करते रहेंगे। भैया अपन को डोमेन रेंज निकालते टाइम सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। उस चीज़ को जो भी दे रखा है उसको डिफाइन करना है। रूट में अपन को पॉजिटिव वैल्यू रखना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अगर कहीं पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको अपन को हटाना है, और अगर कहीं पे इन्फिनिटी बन रहा है तो उस बात को भी अपन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर अपन को कोई नंबर नहीं दे रखा है तो अपन रियल नंबर में से उसको हटाएंगे। अब देखो पहली बात तो क्या हो गई, ये दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x। यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है कि भाई रूट के अंदर वाली चीज़ इसको डिफाइन होने के लिए क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ कि 5 माइनस 2x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हैं अपन। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है, -2 है। पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये तो इधर तो बन जाएगा 2x माइनस 5 और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा भाई, इसको 0 करोगे तो ये आएगा अपने पास 5/2। तो ये आ गया 5/2। वो इधर पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0 वाली बात बोल रहा है और इक्वल टू का साइन भी है, तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव वाला। और इसको सेट फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो x बिलोंग्स टू बन जाएगा -∞ टू 5/2। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा इसका डोमेन, क्योंकि x ही तो क्या बताएगा अपन को, डोमेन बताएगा। अगला देखो y इक्वल टू 1/√ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। अब देखो इसमें अंडर रूट भी दे रखा है और डिनोमिनेटर भी दे रखा है।
और मोड एक्स के बारे में अपन ने बोला था कि मोड एक्स को अपन ने ब्रेक करना सीखा है कि जब मोड के अंदर की कहानी पॉजिटिव होती है तो वो एज इट इज बाहर आता है, और मोड के अंदर की कहानी नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव बन के बाहर आता है। तो इसमें दो केस ले लेता हूँ मैं। पहला केस ले लेता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 अपॉन ये बनेगा x। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, मोड ऑफ x इक्वल टू x ही बनेगा। जब x पॉजिटिव या 0 होता है तो एज इट इज बाहर आता है। तो जब मैं इसमें से एज इट इज बाहर आएगा तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये कितना बन जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 0 बन जाएगा, यानी कि ये 1 अपॉन 0 बन जाएगा। 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 बन रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, मतलब इस ये वाले केस से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो ये सेट क्या होगा, फाई सेट होगा। दूसरी बात देख लेते हैं अपन क्या, कि अगर x लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x बन के आएगा माइनस ऑफ x। तो ये y बन जाएगा अपने पास, ये तो x तो ऐसा कैसा रहेगा और ये बनेगा माइनस ऑफ x ऐसा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस x बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को डिफाइन करने के लिए क्या करूँगा मैं कि 2x क्या होना चाहिए अपने पास में, ये कहानी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x को अपन ने क्या माना है, निगेटिव माना है, लेस देन 0। x नेगेटिव है तो ऑब्वियस बात है कि 2x भी नेगेटिव होगा, और 2x नेगेटिव है मतलब रूट में नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से कोई भी x ऐसा x का वैल्यू नहीं आएगा जिससे ये डिफाइन होगा। देखो पहले वाले केस में तो क्या बन रहा है, जब x पॉजिटिव है भाई पूरे के पूरे रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ मैं। कैसा, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, ये यहाँ पे 0 है तो ये इधर से लेके इधर चला जाऊँ और ये इधर आ जाऊँ। तो ये जो पहला वाला केस लिया वो तो ये वाला आ गया, कौन सा, ये वाला आ जाएगा अपने पास में ग्रेटर। तो इसमें तो वैसे ही डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो उसको तो वैसे ही हटा देंगे अपन। दूसरे केस में जब इसको ओपन किया अपन ने तो ये क्या बन रहा है, x लेस देन 0 की वजह से ये डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा लेकिन रूट में नेगेटिव बन रहा है। रूट में नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं होता, तो इस वजह से ना तो ये पॉसिबल है x लेस देन 0, ना ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है, यानी कि कोई भी रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, फाई आएगा। कोई एक भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिससे कि ये चीज़ डिफाइन हो रही है। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे इसकी, y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अपन को देखना क्या है इसमें, देखो डिनोमिनेटर भी बन रहा है और रूट भी बन रहा है। अब देखो रूट की वजह से तो ये क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट की वजह से तो क्या बनना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको इक्वल टू 0 नहीं ले सकता हूँ। इसका मतलब दोनों बातों को डिफाइन करने के लिए रूट को भी और डिनोमिनेटर को भी ये सिर्फ होगा ग्रेटर देन 0। अब इसमें x कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से इनइक्वालिटी सोल्व कर लेंगे आराम से, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अब ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं है तो होलो सर्कल आएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये इसका x मतलब ये डोमेन आ गया एक तरीके से, और इसमें भी ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन है। तो डोमेन निकालना क्या है, सिर्फ फंक्शन को अपन को डिफाइन करना है, जिन जिन वैल्यूज पे वो डिफाइन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ना तो डिनोमिनेटर बन रहा है ना रूट बन रहा है, तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा डिफाइन होगा। भाई ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करो तो रियल नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, एक रियल नंबर, और रियल नंबर प्लस 3 भी क्या होगा, रियल नंबर। तो ये हमेशा डिफाइन होगा, हमेशा डिफाइन होगा। मतलब इस केस में x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डोमेन। यानी कि इसका डोमेन जो बनेगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को चेक कहाँ करना होता है, रूट पे चेक करना होता है, डिनोमिनेटर पे चेक करना होता है, और जहाँ इन्फिनिटी बन रहा हो वहाँ पे चेक करना होता है। ऐसा इसमें देख लो, इसमें देखो डिनोमिनेटर तो बन रहा है अपने पास में, लेकिन इस केस में देखो कि डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है, वो बात हटानी पड़ेगी। लेकिन ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि किसी का स्क्वायर अपन बात कर चुके, किसी का स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, बाकी तो पॉजिटिव होगा।
तो मिनिमम से मिनिमम 0 + 2 कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि ये कभी 0 बन नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो x का कुछ भी वैल्यू पुट करो इसमें, ये पूरा का पूरा डिफाइन होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर, यानी कि ये डोमेन क्या बन जाएगा इसका, एक रियल नंबर बन जाएगा। पूरा का पूरा रियल नंबर इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। यहाँ r बता रहा है रियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अपन y = √1 - √1 - x²। अब देखो इसके अंदर रूट आ रहा है, रूट के अंदर की बात करते हैं, रूट के अंदर कौन है, ये है, तो ये क्या होना चाहिए, > 0। तो मैं ये कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर कि 1 - √1 - x² क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इधर ले आता हूँ एक बार के लिए, तो ये बन जाएगा 1 > √1 - x। ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी की तरह बिहेव कर रहा है भैया, इरेशनल इनइक्वालिटी बन रही है। लेकिन इरेशनल इनइक्वालिटी में भी अपन क्या बोलते थे कि पहले क्या किसको डिफाइन करो, रूट को डिफाइन करो, उसमें भी ये करते थे। और अगर दोनों तरफ में सेम साइन है तो फिर अपन उसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब रूट का साइन अपन को पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर भी पॉजिटिव नंबर है, इधर भी पॉजिटिव नंबर है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके भी सोल्व करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरे को रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, और रूट को डिफाइन करने का क्या तरीका है, रूट को डिफाइन करने का तरीका है 1 - x²। ये क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। पहले रूट को डिफाइन करेंगे भाई अपन, एक तरीके से ये तो इनइक्वालिटी बन गया ना, इरेशनल इनइक्वालिटी को अपन ऐसे ही सोल्व करते थे। अब देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा x² - 1, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इसको अगर फैक्टर करूँगा तो मैं ये बन रहा है a² - b², तो ये बनेगा a + b, a - b, और ये बन जाएगा <= 0 बनेगा। इसको नंबर लाइन से सोल्व करेंगे अपन, तो ये -1 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला आएगा, और इक्वल टू का साइन है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या कि ये भी अपन को चेक करना पड़ेगा, फिर दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कि दोनों को स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। रूट का साइन पॉजिटिव होता है, इनइक्वालिटी में अपन बात कर चुके हैं, और ये फंक्शन में भी अपन हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे उसको, अगर नहीं बाहर मेंशन कर रखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा 1 - x²। ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, -x², ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ रहा है अपने पास में, x² > 0। किसी का स्क्वायर क्या होता है, > 0 ही होता है, तो x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये हमेशा ही क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रियल नंबर। अब दोनों का अगर कॉमन पार्ट लोगे तुम, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा भाई, ये जो नंबर लाइन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, इस नंबर लाइन के साथ में इसका कॉमन पार्ट लोगे तो यही आ जाएगा भाई, इसका और इसका कॉमन पोर्शन लोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मूव करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना y = √3 - 2x - 2 1 x। इसका अपन को डोमेन बताना है, डोमेन मतलब x का वैल्यू बताना है कि x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। तो अपन को पता है कि भाई ये रूट के अंदर की कहानी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 3 - 2x - 2 1 - x > 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा चेंज कर सकता हूँ कि 3 - 2x इसको मैं ले सकता हूँ 2 × 2 x, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने पास में ये क्या होता है, जब बेस सेम हो और बातें मल्टीप्लाई हो रखी हो तो ऐड हो जाती है वो चीज़ें। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 - 2x - 2 x > 0। अब ये जो एक नई कहानी आ रही है 2 x, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, जैसे सपोज करो मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, 2 x को मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 - α - 2 > 0।
अल्फ़ा में इनइक्वालिटी बना लेता हूँ, तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। अब इनइक्वालिटी में कभी भी उसको ऐसा मल्टीप्लाई मत कर देना, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, नेगेटिव साइन बन रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2 अपॉन अल्फ़ा ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज करके सोल्व करूँ तो ये बनेगा अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए, इनइक्वालिटी को सोल्व कर लूँगा मैं, तो इसको नंबर लाइन पे अपन डालेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो ये नेगेटिव वाला। और अल्फ़ा का वैल्यू देखो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अपन को ये भी देखना है, इनइक्वालिटी में अपन ये बात कर चुके हैं। तो 0 कहाँ, अल्फ़ा की वैल्यू ये 0 बन रहा है, तो यहाँ पे होलो सर्कल लगा दो पहले। अब नेगेटिव वाला पोर्शन है, तो एक तो इधर आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। लेकिन अल्फ़ा के लिए नहीं निकालना अपन को, किसके लिए निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो अल्फ़ा क्या है, 2 टू दी पावर एक्स ही है ना, तो ये किसकी वैल्यू आई है भाई, 2 टू दी पावर एक्स की वैल्यू आई है। अब देखो यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर, 0 से छोटे नंबर क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर। लेकिन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। 2 की पावर में तुम कुछ भी लगाओ, कोई पॉजिटिव नंबर लगाओ, नेगेटिव नंबर लगाओ, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये केस तो हटा दो, क्योंकि ये तो कभी एक्स का वैल्यू कुछ देगा ही नहीं जिससे कि ये नेगेटिव बन रहा। बात करते हैं अपन इसकी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यही तो दे रखा है अपन को कि 1 से 2 तक। इसके कहने का मतलब अल्फ़ा कौन है, 2 टू दी पावर एक्स, ऐसा ही दे रखा है। अब मैं इसको अगर 2 की पावर में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को 2 की पावर 0 और ये 2 की पावर 1। तो x का वैल्यू देख लो ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। यहाँ से वहाँ डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जिससे ये 1 से 2 के बीच में बने। तो 0 से 1 के बीच में जाएगा ही, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ जाएगा कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, और ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो इस तरह की अगर कहानी बन रही है तो पता तो अपन को यही करना है कि रूट के अंदर की कहानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ आ गई कि एक्सपोनेंशियल में बन गई, तो एक्सपोनेंशियल को अपन ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ये y इक्वल टू अपन को दे रखा है, इसका डोमेन बताना अपन को। अब अपन को x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ, अब जरूरी नहीं कि जहाँ पे ये डिफाइन हो वहाँ पे ये डिफाइन ही हो। तो अपन को क्या करना है, इसको भी इनइक्वालिटी से सोल्व करना है और इसको भी, और दोनों का कॉमन पोर्शन ले लेना है। तो पहले मैं अगर इसको डिफाइन करता हूँ तो ये रूट के अंदर की कहानी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इससे मैं ये सीधे सीधे फैक्टर बन रहे हैं, अगर नंबर लाइन पर डिनोट करके सोल्व करूँ तो ये -2 और 2 आएगा। -2 पे मैं पहले होलो सर्कल लगा लेता हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले केस मतलब एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। फिर दूसरा केस में इसको पॉजिटिव करूंगा तो 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी नंबर लाइन पर अगर अपन डालेंगे तो ये आएगा -1 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे -1 पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, तो पहले मैं होलो सर्कल लगा देता हूँ, ये लो। और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव लेस देन 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब पहला केस ये बन रहा है और दूसरा केस ये बन रहा है। अपन को क्या करना है, दोनों का कॉमन पोर्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कैसे ले सकते हैं भाई, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो क्या क्या नंबर आ रहा है, एक तो आ रहा है -2 और एक आ रहा है 2, फिर एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। एक तो बोल रहा है -1 से ये 1 तक, और एक बोल रहा है -2 से ये इधर। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब x का ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस पूरे को डिफाइन कर सके, क्योंकि जहाँ पे ये डिफाइन होगा वहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, और जहाँ ये डिफाइन होगा वहाँ ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा।
यानी कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक फाइल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने जो है फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में देखा है, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करा है, डोमेन रेंज के बारे में बात करिए, डोमेन पे अपन ने कुछ एक क्वेश्चन करे हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो अपन ने सीखा है। अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे निकाल सकते हैं।